Hello, very good evening. So, Good evening, sir. good evening. How are you? Fine. So, Sir. today this is the final session for your periodic table, and in this session we will continue our periodic property, periodicity in property, their trends. Especially this today we are focusing on the trends. Basically, all the questions are archived from Olympiad etc. are compiling इन दैट सीक्वेंस की पहले आपको इंट्रोडक्शन था, दूसरा उसका एक जनरल मिक्स एप्लीकेशन था, और जो लास्ट के हम लोग ने क्वेश्चन कंपाइल किए हैं इसमें इसके एक ट्रेंड पर बेसिकली फोकस है। ऐसा नहीं केवल ट्रेंड है, और भी चीज़ें हैं, बट एक प्रॉपर्टी के जो ट्रेंड्स हैं उनको लेके थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज। चलिए हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या आपको बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, अरे यार नेट की कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, हो जाता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। लास्ट टाइम पे हम लोग ने 50 तक कर लिया था, आज हम लोग 51 से देख लेते हैं। कंसीडरिंग द एलिमेंट boron, aluminium, magnesium and potassium the correct order of their metallic characters। तो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर बोलो। सर वो जो एल्यूमिनियम और गैलियम सर जो एटॉमिक रेडियस है सर उसमें किसका बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है? क्या कह रहे हो? सर जो एल्यूमिनियम और उसमें गैलियम हाँ, तो किसका बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा? इस क्वेश्चन में क्या लेना देना है उसका कोई? नहीं सर, इस वाले क्वेश्चन में नहीं है सर, वो एक और क्वेश्चन तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन। अच्छा, मेरे हिसाब से एल्युमिनियम की रेडियस ज़्यादा होती है जबकि गैलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए एल्युमिनियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये डेटाबेस है, एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा। जो थ्योरेटिकल है डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन शायद वहाँ पर कुछ ऐसी कुछ चीज़ है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है? बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो बोरॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, बताइए कैसे एडजस्ट किया जाए? बोरॉन किसका, बोरॉन कहाँ का मेंबर है? बोरॉन है ग्रुप नंबर 13 और एल्युमिनियम 13 का, और ये पोटेशियम और मैग्नीशियम फर्स्ट, ये आपका फोर्थ पीरियड का है। अगर इसको आप देखिए तो सबसे पहले के आ रहा होगा, एक मिनट बेटा, इसको यहाँ पे Mg होगा और यहाँ कहीं पे इधर बोरॉन और एल्युमिनियम होगा। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में है ये, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। तो कौन मैच कर रहा है इससे? डी। सभी लोग का डी मानना है? चलिए देखते हैं, वो नीचे से जादू, हरा वाला जादू उड़ता हुआ आता है। सही जवाब, वेरी गुड। सर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं, लीजिए कर देते हैं। अच्छा, उससे हमने बोला था कि हम कर देंगे। Recording in progress. अभी हो रही है? यस सर, यस सर अभी चालू है। हाँ, असल में उसने जो अपने इंटरनल पोर्टल वाली रिकॉर्डिंग लगा दी थी और क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। तो सही जवाब आपका अगला क्वेश्चन, इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड,
आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. ओके, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज. पहले तो एक एक करके बताओ क्या ये सही है? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज. नो सर. हमने बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. ठीक है. एसिडिक नेचर डिक्रीज. किसका एसिडिक नेचर? क्वेश्चन में पूरी बात नहीं है शायद. किसका एसिडिक नेचर? ऑक्साइड का, हाइड्राइड का, हैलाइड का? कुछ मिसिंग है यहां से. चलिए खैर, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड अच्छा इंक्रीज है, डिक्रीज है. और ऑन ग्रेजुअली नहीं सॉरी क्या, ऑन ग्रेडेशन इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑब्जर्व. क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी. सी यहाँ लग रहा है क्योंकि बेसिक नेचर कम हो जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है. वाओ यार, हमसे हेलो. हाँ बोलो. लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? सर ये ऐसे डिटरमाइन क्या करते हैं सर? चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देते, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो. सबसे पहले बात कर लेते ऑक्साइड की. ऑक्साइड का हम क्या देख ले रहे हैं? एसिडिक नेचर देख ले रहे हैं. बेसिक का इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? एसिडिक नेचर. सबसे पहले किसका देखने आ रहा है? ऑक्साइड का. सभी के लिए ऐसे रुक जाए, पहले इसको इरेज करते हैं. सबसे पहले हम लोग किसका देख लेते हैं? ऑक्साइड का. उसके एलिमेंट के ऑक्साइड का नेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. आप मेरे नोट्स चेक करिए. हमने लिखा था लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज होगा. अच्छा नहीं, आप लोग के बैच में नहीं है. और डाउन द ग्रुप जाने पे क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं. जैसे आप देखिए, याद करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल हैं और इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं. उधर के जब क्लोरीन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर होते हैं. कार्बन का ऑक्साइड तक एसिडिक होता है. तो डाउन द ग्रुप जाने पे इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा. याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं कभी. पहले जो बता रहे ये समझ में आया? आज ही आवाज खत्म हो गई. हम ये कह रहे हैं कि ऑक्साइड का एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा. जैसे कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक है और इधर जो Cl2O7 है यानी जो क्लोरीन के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक हैं. तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम. आपको पता है जितने ज्यादा मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे. एक रूल याद रख लो. क्या? कि अगर ये तुम्हारा मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड तुम्हारे एसिडिक होंगे, सॉरी बेसिक होते हैं. और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ये आपके एसिडिक होंगे. बस आपको पता है ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उनके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई? सर ये कैसे हम बताएं? सर कोई रीजन वो सब छोड़ो, वो सब ना छोड़ो. अभी जो हो रहा है पहले वो बात कर लो. ये समझ में आ गया? यस सर. हाँ, उसके रीजन, वो तो रीजन बात, वो प्रैक्टिकल रीजन है ना कि मतलब जब भी आप बनाओगे, अब प्रैक्टिकल में भी क्या लो,
आप लुईस पेयर से डोनेट करने आरएनए से कर रहे हो, ब्रॉन्सन लॉरी से कर रहे हो, फिर वो एक आपका चैप्टर ही अलग हो जाएगा ना। अभी तुम यहाँ ट्रेंड बता रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। यहीं पर हम एक दूसरी भी चीज बताते, हो सकता कहीं आगे चल के वो हेल्पफुल आ जाए, हो जाए तुम्हारे लिए। हम लोग फिर से देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, जैसे NaH, H2O, HCl। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर बताओ भाई, बताओ। NaH एक बेस होता है जबकि HCl एक एसिड होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा हाइड्राइड का? इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाने पे कम होगा। होना यही चाहिए। नॉर्मल थिंकिंग यही कहती है कि डाउन द ग्रुप जाने पे कम हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल के हाइड्राइड बेस होते हैं। लेकिन अब आती मेंटोस थिंकिंग, है ना। कॉम्पिटिशन के लिए कुछ ऐसी बातें होती है जो नॉर्मल से कभी कभी हटती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली ट्रेंड तो यही फॉलो होना चाहिए था, लेकिन यहां पे एक खेल हो जाता है। खेल क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे वो बेसिक जो पोलैरिटी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है वो तो कम होता है, बात सही है। लेकिन एक फायदा उससे, ये नुकसान कम होता है लेकिन फायदा एक ज्यादा हो जाता है। नीचे जाने पे एटम बढ़ता जाता है, उसके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बीच का बॉन्ड उतनी आसानी से टूट जाएगा। जितनी आसानी से टूट जाएगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी आसानी से हाइड्रोजन संग बॉन्ड टूटेगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन आएंगे। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन आएंगे, एसिड और बेस वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए HF, HCl, HBr, HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कायदे से, है ना। अब भाई नॉर्मली होता है कि जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं उनको बेस होना चाहिए, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हैलोजेंस के ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ जो थी हाइड्राइड्स की, वो सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, लेकिन वहां तो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे और वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये हाइड्राइड के बारे में कुछ बात थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे। एक बार क्योंकि कुछ लोग हमसे नहीं पढ़े होंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो सब लोगों को ट्रेंड रटे रहते हैं कि इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ये कुछ बहुत क्रिटिकल पॉइंट थे जहां पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके संग शेयर कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। पहले तो बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आईपी क्या होता है? आईपी कौन सी एनर्जी? ये क्या भाई पूरे क्लास में मेरे ये 2 ही दोस्त हैं क्या? एक आरो बोलता है, कभी कभी राघवेंद्र, कभी आरुष, बाकी लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए ये इन्होंने बताया, अनन्वय ने, और कौन बताएगा? आशिमा। अरे ये देखो बहुत दिन बाद दिखी आशिमा। अरे बच्ची, हाउ आर यू? फाइन सर। हाँ, पापा से मेरा गुड इवनिंग बोलिएगा जब भी शाम को मुलाकात हो। बोलिएगा सर आपको याद कर रहे थे। यस सर। और अब ये आप बताइए आशिमा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देखिए अनन्वय ने बताया था, याद आ रहा है?
सुना? चलो अब कौन? आर्मन, आर्मन बाबू टेल मी। आर्मन मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो ये दोस्त तुम्हारी नहीं आ रही है। चलिए अपना कुछ माइक की प्रॉब्लम सेट करिए तब तक आप। आनंद, तुम कहां छुपे बैठे हो? आनंद, अरे आनंद तिवारी। राघवेंद्र बाबू आप भी बताइए। राघवेंद्र सूर्या। यस सर। दोस्त देखो घूम फिर के हम तुम्हारे पास ही आ जाते हैं यार। Sir, ionization potential is the amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom. अच्छा क्वेश्चन है मेरे। हाँ नहीं, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसमें अनन्वय ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों बोला गया है? जी सर, मेरे को वही पूछना था। अरे देखिए आपके मन की बात हमने पढ़ी तो आरो और हम तो दोस्त हो गए लग रहा पक्के वाले। अनन्वय बाबू, अरे पंत बाबू। सर विचार करने की बात। विचार करने की बात है दोस्त मजा आ यार अब तो। आइसोलेटेड गैसेस एटम सिंपली कि they don't want to influence the attraction or repulsion by the electron cloud of other atom. If there are some other atoms are there तो उसके electron cloud का कुछ additional attraction या repulsion कुछ पड़ जाएगा and they cause some error in their calculation कि how many energy required to remove an electron from valence shell of isolated gaseous atom. सिंपल, इतनी सी बात है ना? तो आरओ समझ में आया? वाई आइसोलेटेड गैसेस एटम? यस सर। सर आयनाइजेशन कौन पूछ रहा है? कौन, किसको जानना है? अंशुमन। अंशुमन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहां से? वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो गैसेस स्टेट में हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइज्ड कर रहे हैं हम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आई होप योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस। सॉल्व हो गई ना? यस सर, यस। तो अच्छा, इसका ट्रेंड क्या होता है बताइए? लेफ्ट टू राइट आईपी का ट्रेंड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आईपी इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डिक्रीज। तो फिर से आते हैं आशिमा। आशिमा यस सर। बच्ची बताओ, इसमें ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, पहले तो इनको सीक्वेंस में सेट करो। सबसे पहले कौन? ऑक्सीजन की आईएसओ। सबसे पहले कौन आएगा? बोरॉन। फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नहीं, बोरॉन के बाद फिर कौन आएगा इस पीरियड में? कार्बन। फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन। फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो आपके हिसाब से क्या बोल रहा है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे अधिक एनर्जी किस में से चाहिए? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से कि बोरॉन से? सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से। ये थी आम जिंदगी, ये थी आम जिंदगी। अब आती है मेंटोस जिंदगी। पहले आंसर चेक कर लें, हो सकता हो आप सही हो सकता हो हम गलत हो। चलिए पहले आंसर चेक करते हैं। अब आती है मेंटोस जिंदगी। क्या है साहब मेंटोस के पीछे का राज? कायदे से तो इधर की तरफ बढ़ जानी चाहिए थी और इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि इसके लिए आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पता है, केवल वही बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई एम सॉरी, ये इसकी लिमिटेशन है। जिनको एसपीडीएफ आता है वही इसको समझ पाएंगे। अब याद करिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले कार्बन का लिख देते हैं, इसका होगा 2s2 लास्ट का लिख रहे हैं, और 2p2 यही होगा ना, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। हम यहां पे क्लियर हैं? इतना समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? अरे हाँ या ना तो बोल दो दोस्त, भले मेंटोस ना खिलाना हमें बाद में। इसमें देखो, इसमें पी सबशेल है और पी सबशेल हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए नाइट्रोजन का आईपी सबसे ज्यादा होगा। लिखो इसका आंसर, लिखो बाकायदा लिखो, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को लिखो, ऑप्शन लिखो, फिर रीजन लिखो, और लिखो कि इसका हाफ फिल्ड पी सबशेल होता है, एंड हाफ फिल्ड पी सबशेल या फुल फिल्ड पी सबशेल, हाफ फिल्ड डी सबशेल, हाफ फिल्ड पी सबशेल, फुल फिल्ड डी सबशेल, फुल फिल्ड पी सबशेल। दे गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ओवर नियर बाई ग्रुप्स, हाँ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। हाँ बोलो। हमने बोल ही नहीं रहे, हम डिक्टेशन ही नहीं कर रहे हैं, अपने मन से अपने हिसाब से लिखो क्वेश्चन को। सर जो है वो बीच में वॉइस खत्म हो गई थी, बट कैसे समझा सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन। अंशुमन हम कर तो देंगे, बट अपनी प्रॉब्लम दोस्त सॉल्व, इस प्रॉब्लम को आप सेट करिए जो नेट प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे ये बताया, कोई नहीं हम फिर से बता देंगे, कोई बच्चे मेरे, कोई बात नहीं दोस्त। देखिए इसके n का, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। उसके बाद नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। अब यहां पे अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे ये हाफ फिल्ड पी सबशेल है, देख रहे ना, ये तुम्हारा हाफ फिल्ड, और ये हाफ फिल्ड पी सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अभी समझ में आया? सर हाफ फिल्ड सबशेल और फुल फिल्ड सबशेल से डबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, अब नॉर्मल से ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी थी। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता, फिर वो तो जब नहीं देता है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, यानी आईपी बढ़ जाता है। अभी ठीक है? आर्मन आप समझ में आ गया? यस समझ में आ गया। नहीं आर्मन नहीं, क्या नाम, अंशुमन नाम है ना? यस सर समझ में आ गया। अनन्वय तुम्हें तो कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें मन में? नो सर ये समझ आया। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो आसान है, फ्लोरीन।
लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, देखें आपका आंसर सही जवाब। बेचारा दिल की बात बताएं, आपको पढ़ाते अच्छा लग रहा। कहते बच्चों को जब खास तौर से जब एप्लीकेशन पार्ट पे हो उस टाइम बेसिक्स नहीं अगर थोड़ा बहुत भूल लें तो चल जाता है, बिल्कुल गायब है अगर पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम की चीज ही नहीं पता तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होने लगता है। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा तो एक से इलेक्ट्रॉन अवे जाता है और एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। The one atom that attract more shared pair of electron is called electronegative, and the atom from away through that ripple or that release, and from the atom is moving away, electron is moving away, is called electropositive element। कौन सा? जो shared electron था। मान लीजिए कि कोई A और B के बीच में कोई एक साझेदारी हुई, ये इलेक्ट्रॉन जो थे जो शेयर्ड पेयर थे ये B की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाए, इससे B पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए और A पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो B इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और A इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सही, बिल्कुल जबरदस्त। और काउंटर क्वेश्चन उसी का है जो पिछला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पता चले हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले ये कौन बताएगा ये क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? कौन? आरो, बताओ आरो। सर ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं वैलेंस शेल में, तो सर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वो कहते हैं सर वही होती है। बिल्कुल सही, एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी, सुन लो सब लोग लिख लो जिनको नहीं पता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कहां? आउटर मोस्ट शेल, किसके? ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है उतना अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, और जितना अंदर आएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। या जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो फाइनल सिस्टम की उतनी कम एनर्जी होगी, और जितनी कम सिस्टम की एनर्जी होती वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका ट्रेंड देख लेते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, एडेड इन वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। इतनी बात सही है? यस सर। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर बी क्लोरीन। बी क्लोरीन। बी क्लोरीन बोल रहे हैं? यस सर। यस
यस सर। Yes, sir. अरे तुम लोग की पहली मेंटल जिंदगी आ गई, नॉर्मल जिंदगी नहीं। नॉर्मल जिंदगी तो ये कहती थी कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। सर लेकिन लेकिन फ्लोरीन में आइटम बहुत छोटा होता है, ये सबसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही बताया आप लोग ने कि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज हाई डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दे रिपल टू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि जो एनर्जी रिलीज तो बहुत होती है लेकिन बहुत सी एनर्जी अंदर से ही खर्चा हो जाती है ना। कि मान लीजिए आपने एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि कहा कि हम जमीन से सोना निकालेंगे, सोना तो निकाल लेंगे लेकिन उसको निकालने में जो खर्चा आएगा उससे ज्यादा आ जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, या बहुत सारा खर्चा हो गया। आपको पता है कि हर मिट्टी में, इवन आपके घर की जो मिट्टी अगर खोद के निकाल ली जाए उसमें भी कुछ ना कुछ सोना मिल ही जाएगा, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन और उसके बाद जो उसका अमाउंट होगा वो इतना कम होगा, इतना कम होगा, इतना कम अमाउंट होगा और इतना महंगा पड़ेगा कि आप कहोगे भैया इससे अच्छा हम खरीद लेते, जबरदस्ती के लिए पागलपना हमने किया। ठीक है, वो तो हम मिलेगा हर जगह, बहुत ट्रेस में होगा, लेकिन ये 100% हम बता रहे हैं कि आपके घर की जितनी मिट्टी खोद ली जाए तो उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल ही आएगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। हो सकता है लाखों रुपए का 1-2 ग्राम बने, जबकि आप बाजार से सस्ता खरीद सकते थे। तो खैर, उसमें जो आपने बताया कि बिल्कुल सही कि उसमें बहुत सी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करने में ओवरकम कर लेती है। पता नहीं सही है कि गलत है, सही बता दिया आंसर। गुड। अगला प्रश्न, Which of the following element has the lowest ionization potential, वही enthalpy और potential? तो बताएं साहब, ये तो वही पीछे हम लोग सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं आईपी के बारे में। बी जवाब आ गया है जनता का, ऑप्शन बी। और देखें सही जवाब, क्यों सही जवाब ये तो बता दीजिए। सर वही है पुरानी चीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल सर डाउन द ग्रुप जाने पर सर कम होता है। डाउन द ग्रुप पे कम होता है और लेफ्ट साइड में सबसे कम होगा, राइट साइड में बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों मोस्ट लेफ्ट मोस्ट है और उनमें भी पोटेशियम नीचे सिचुएटेड है, पोटेशियम नीचे होगा इसके कम होगा। अरेंज द फॉलोइंग हैलोजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। बताइए साहब, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ऑप्शन डी, आयोडीन सबसे कम, ब्रोमीन उससे ज्यादा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन थोड़ा सा कम होता है, क्यों भाई? अनन्वय, अनन्वय तुम यही बता रहे हो, ऑप्शन डी। आरओ बताओ भाई क्या होगा? यानी सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब एक तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है कि आयोडीन उससे ज्यादा, ब्रोमीन उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा फ्लोरीन, एंड ऑप्शन डी है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। सर ए, आपके हिसाब से आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्लोरीन सबसे कम। अब मजा आ रही है थोड़ा थोड़ा, 2-3 ऑप्शन आए क्लास में। तो बी। बी, चल हाँ बोलो बोलो। डी होगा, चलिए चेक करते हैं। सर ए, ऑप्शन ए इज राइट। अब जानते हैं ऐसा हुआ क्यों है। हम लोग तो डाउन द ग्रुप जाने पर सर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है।
हम लोग से तो ये बताया गया था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, आयोडीन कम होती है। ये उल्टा खेल कैसे हो गया? बेसिकली फ्लोरीन एटम इज हाईली रिएक्टिव बट आयोडीन मॉलिक्यूल इज हाईली रिएक्टिव। अब पूछिए ये क्यों? वो साहब अपना बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाता है, इतना मजबूत बांध दिया कि वो निकल ही नहीं पाता, टूट ही नहीं पाता, बॉन्ड लेंथ बढ़ती। यहां पे देखो फ्लोरीन नहीं पूछा, अगर इसी में F2 की जगह पे फ्लोरीन लिखा होता तो सबसे ज्यादा फिर फ्लोरीन रिएक्टिव होता, लेकिन यहां पे F2 यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल लिख दिया गया, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल तब रिएक्टिव होगा जब वो एटॉमिक कंडीशन में आएगा। एटॉमिक तो तब आएगा जब उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है इसलिए वो टूट नहीं पाता। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली आसानी से टूट जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए। तो भाई ऑप्शन ए वाले के साथ जाना चाहिएगा जो नॉर्मल से हटके इन्होंने सोचा। और अब इसी के साथ ही तुम एक टॉफी खरीद के जरूर खाना। अगला प्रश्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड। यहां पे सेकेंड पीरियड के कुछ मेंबर्स हैं as given below: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. What is common them? क्या वैलेंस शेल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं कॉमन है? तो ये भी बता दो सब में कितने शेल होंगे? अरे बांगड़ू कांस्टेंट तो होंगे। कांस्टेंट में कितने? 1 2 3। देखो बाकी लोग ने आंसर बताया है और सही बताया। अरे यार सेकंड पीरियड का है तो 2 ही तो शेल होंगे। लो सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िए। Examination of the following element of the third period of modern periodic table: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. How will tendency to lose electron vary in a given series? Decrease. Lose बेसिकली बताइए पूछ क्या रहा है? ये क्या चीज पूछना चाह रहा है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ मेटालिक कैरेक्टर भी बोल सकते हो, या आईपी को पूछ रहा है कि किधर डिक्रीज हो रही है। जितनी आईपी कम हो जाएगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो बताइए डिक्रीज। ऑप्शन बी। हाउ विल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज? सही जवाब। फिर से यही ट्रेंड के ऊपर बेस क्वेश्चन। कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। अच्छा सिलिकॉन जबरदस्ती बीच में कूद गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बताइए साहब। अच्छा अब समझ में आया कि सिलिकॉन इन्होंने बीच में क्यों कूदा डाला। बताइए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों चूज किया? ऑप्शन बी क्यों भाई? ऑप्शन बी यानी आपके हिसाब से सिलिकॉन सबसे कम? सर सिलिकॉन का नहीं सर गलत है सॉरी सर ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके हिसाब से सिलिकॉन सबसे कम है नॉन मेटालिक? यस सर। यानी वो सर एसआईडी
ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो देखो सिलिकॉन ऑलरेडी ही नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड है। सिलिकॉन तुम्हारा मेटलॉइड है, बाकी जितने हैं वो सारे तुम्हारे नॉन मेटल हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो सिलिकॉन ही होना चाहिए था। तो इसमें तो आपको देखना ही नहीं था, बी ऐसा ही जीत गया था। बाकी दिल कार्बन आखिरी में सिलिकॉन होगा ना फिर तो। क्यों? नॉन मेटलिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं। हाँ तो नॉन मेटालिक है ना। तो ऑप्शन सी होगा इसमें। अरे अरे मेटल, मेटल के बाद क्या आते हैं? नॉन मेटलॉइड। नॉन मेटलिक कैरेक्टर के ऑर्डर पे तो सर सुनो ना, उसके हिसाब से तो चार्ज करो। सुनो ना मेटल और सबसे इधर क्या है? नॉन मेटल। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें कुछ कैरेक्टर मेटल के होते हैं और कुछ तुम्हारे नॉन मेटल के होते हैं, है ना। इसमें से कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन ये तो सारे ऐसे हैं कि जिनमें पूरे के पूरे नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना। इवन बोरॉन भी मेटलॉइड होता है। अभी मेरी बात समझ में आई? पहले आंसर देखो क्या दिया है। आंसर डी दे दिया इन्होंने। डी नहीं हो सकता। डी कैसे हो जाएगा? Consider the element boron, carbon, nitrogen, fluorine, the correct order of non-metallic character. नॉन मेटेलिक का इंक्रीजिंग नहीं पूछा है। कोई इनमें से जो भी करेक्ट हो वो आपको बताना है। जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक, ऐसा हम समझ लेते हैं जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है या वो नहीं है। इसमें जो इनमें से कोई भी ऑर्डर करेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन। सिलिकॉन तो तुम्हारा मेटलॉइड होता है, इसका मतलब इसमें थोड़े बहुत मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं। तो ये कार्बन इधर आ गया, ये तो गलत हो ही गया। सेकंड वाले में देख लो, सेकंड में सिलिकॉन सबसे पहले आया, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, उससे कम। अच्छा नॉन मेटालिक है, ये तो मेटालिक हम अगर बता रहे थे तो मेटालिक है, ठीक है हम गलत थे। ये क्या आ रहा है? ये मेटालिक टेंडेंसी को कुछ हद तक डिपिक्ट कर रहा है, गलत थे हम। फिर आता है फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ठीक है, नाइट्रोजन उससे कम नॉन मेटल है।
कार्बन उससे कम है, यहां तक तो सही जा रहा था, लेकिन फिर आ जाता है बोरॉन और सिलिका में। बोरॉन और सिलिका डाउन द ग्रुप जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। यहां पे इन्होंने बहुत बड़ा खेल कर दिया कि बोरॉन इधर पे सिचुएटेड होता है, सिलिका यहां पे आता है। लेफ्ट टू राइट वाले अगर रूल देखोगे तो ये ज्यादा मेटेलिक होगा, ये कम। डाउन द ग्रुप जाने वाला देखोगे तो ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेजर ग्रुप चेक किया जाता है तो मेजर ग्रुप जब चेक किया जा रहा है तो ये पहले आ रहा है, यानी ये ज्यादा मेटेलिक है, ये उसके कंपैरिजन में कम, इसलिए डी ऑप्शन सही है। डी जिन्होंने बताया उनका सही है, मेरे जो आंसर था हमने बी बताया था, मेरे भी गलत है। क्वेश्चन ही को ध्यान से देखकर नॉन मेटेलिक का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको बताना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर तो ग्रुप को क्यों प्रेफर किया जाता है इस केस? ग्रुप का, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ज्यादा बेस्ड मानी जाती है एज कंपेयर टू शेल प्रॉपर्टी के। इसीलिए जब कभी दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं तो अगर या तो आपके पास डेटा मौजूद है तो फिर आप उसको सबसे ज्यादा मानेंगे, प्रैक्टिकल डेटा मौजूद है, और बाय द वे वो नहीं मौजूद है तो फिर हम लोग ग्रुप के संग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए अब तुक्का लगाना है तो तुक्के में ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, फिर ग्रुप को ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए सावधानी हटी और तुरंत हमसे भी दुर्घटना घटी। चलिए तो चीटिंग होगा। चीटिंग, हाँ मान लीजिए, अब चीटिंग तो डिपेंड करती है जो प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे तो जो प्रॉपर्टी जैसे मैच करती है फिर उसके हिसाब से ही। देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि रूल बनते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है पहले प्रैक्टिकल होते हैं और फिर प्रैक्टिकल को उस थ्योरी में सेट करने की सोची जाती है कि अच्छा ये इस वजह से। फिर वो क्या होता है कि अच्छा देखो यहाँ पे वेरिएशन हो गया, इसने इस नॉर्मल ट्रेंड को नहीं माना, फिर ढूंढा जाता है इसने ये वेरिएशन क्यों किया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ रूल नहीं ब्रेक होगा, अगर कोई चीज हो रही होगी तो उसका रीजन जरूर होगा। रूल तो यही कि हर चीज नीचे जाती है, लेकिन रॉकेट तो ऊपर जाता है, आपको रूल ब्रेक हो रहा है? नहीं, ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, उसको इतना थ्रस्ट मिल गया इसलिए वो ऊपर जा रहा है, रूल थोड़ी ब्रेक हो रहा है। रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा, रूल थोड़ी ब्रेक हुआ कि ये। अब जब इसके लिए कोई बात होती होगी तो इनकी कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस कोई करी जाएगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जांपल इन दोनों के ऑक्साइड देखे जाएंगे, तो जो बोरॉन का ऑक्साइड होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू सिलिका के ऑक्साइड से। सर बट बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.0 होती है एंड जो सिलिका की होती है वो 1.9 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस। चलिए उसके ऑक्साइड का नेचर चेक करिए जरा सा, क्या है बोरॉन ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड। हम मतलब चैलेंज तो करें हम लोग कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अगर इसके ऑप्शन को इसके ऊपर इसको माना है तो उसके पीछे हम लोग के पास कोई वैलिड रीजन हो। मेनली लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के नेचर को चेक करते हैं। इस मामले में तो सिलिका जीत रहा है अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को मान रहे हो। ऑक्साइड देखो, बोरॉन ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड कौन ज्यादा बेसिक है? देखा, बताओ दोस्त। चलिए बाद में इसको हम लोग थोड़ा सा बचा के कभी के लिए रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख के आइएगा कि कौन ज्यादा मेटेलिक है, सिलिका या बोरॉन। ये एक आज का अपना एक छोटा सा एक रिसर्च पेपर इस पे अपना बनाइएगा जाके। जूनियर साइंटिस्ट आज ही से शुरुआत करिए। हम लोग का नहीं होता, हम लोग को एक टास्क दिया जाता है और उसके एक वैलिड रीजन दीजिएगा कौन ज्यादा बेसिक है, ये सॉरी
विच इज मोर मेटेलिक, और एक रिसर्च टाइप का पेपर अपना बनाइएगा। पेपर कैसे बनते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम, जैसे प्रैक्टिकल नहीं लिखते हो, एम, तो पूरा एम कि कौन ज्यादा मेटेलिक है, विच इज मोर मेटेलिक। और फिर इसमें आप क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, पूरी एक टेबल सारी चीजों के, जैसे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लीजिएगा, एक ऑक्साइड, एक हाइड्राइड, और भी एक आध कोई कैरेक्टर ले लीजिएगा, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी ले लीजिएगा, तो इनके पूरे आप बना लीजिएगा। फिर इससे कंक्लूजन निकालिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा कंक्लूजन। ये आपका पूरा एक रिसर्च पेपर होगा, जूनियर रिसर्च पेपर, कि कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों है, ओ सॉरी, कौन ज्यादा मेटेलिक है और क्यों है, उसके पीछे आप एक वैलिड रीजन लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है साहब? सिलिकॉन। क्या है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिलिकॉन, अच्छा, ये मैच कराने हैं आपको, बताओ भाई। सिलिकॉन, कैल्शियम, रूबिडियम, एल्यूमिनियम। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिलिकॉन, SiO2, अच्छा, और CEO, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है तो ऑप्शन बी होगा सर, सेकंड ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। थर्ड का अच्छा, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हम यार दोनों ही से देख सकते हो ना। देखो यहाँ पे वैलेंसी 3 किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है ना। यहाँ पे देख रहे हैं वैलेंसी 2 किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। सिलिकॉन की 4 होती है, रूबिडियम की 1 होती है। तो और फोर्थ का कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए, सी। फोर्थ के संग सी कहाँ पे? ये है। और थर्ड के संग में क्या होना चाहिए? ए। थर्ड के संग ए ये है। सेकंड के साथ में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बी। सेकंड के साथ बी, ये भी यही है। फर्स्ट के संग में डी, फर्स्ट के संग में डी, सी बता रहे हो। चलो चेक करते हैं। सही जवाब। वैसे भी तो देख लो ना, Al2O3, CaO, Na2O या K2O या Rb2O और RO2 है ये। तो यहाँ पे क्या होता है? SiO2, सिलिका, मिट्टी जो नहीं होती है। अगला प्रश्न है द वैलेंसी शेल, वैलेंस होना चाहिए। द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट A contain 3 electron while the valence shell of element B contains 6 electron. ठीक है। If A combined with B, the probable formula of the compound formed will be, A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लॉस कर सकता है, +2 वैलेंसी होगी। और B के पास 3 है। अच्छा, 3। अब बुढ़ापा आ गया लग रहा है यार, मेरा भी है। 19 साल होते होते लग रहा है हम बुढ़े होने वाले।
फिर बी के पास कितने हैं 6 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो -2। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं है ना। A2B3 कोई है ऐसा ऑप्शन कौन सा है? नहीं ऑप्शन है ही नहीं। A2B3 नहीं है। नो आउट ऑफ ऑप्शन सर उसमें B के वैल्यू से +6 लेना। चलो एक दूसरा ऑप्शन ये मान के चलते हैं जिसके पास 6, मान लो जैसे सल्फर होता है, सल्फर कभी कभी क्या शो करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन फिर नॉन मेटल होना चाहिए था ना उसके साथ। हाँ 6 है। वैसे ये तुम लोग को देना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अलग आ जाएगा, और एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है। तुम लोग को तो ये सिंपल जिसके 3, 2, 3, 4 कम हैं उसमें आना चाहिए थे। तो सेकंड केस +6 लेके ही करना पड़ेगा मतलब हमें। हाँ ये बन सकता है, गलत नहीं है, लेकिन अब तुम लोग के स्टैंडर्ड का नहीं था। हालांकि यहाँ पे A2B3 लिख देते ज़्यादा सही रहता, क्योंकि उसमें क्या होगा कि 3 दूना 6 वैलेंसी जा रही है, और इधर का जो है फिर इसके कंपैरिजन में इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की नहीं होना चाहिए, माइनस की होगी। तो माइनस की होगी ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। चलिए गलत वो भी नहीं था कायदे से वैसे, लेकिन आप लोग के 10th के बच्चों में देख लीजिएगा, अगर कभी ऐसा केस आए तो कर लीजिएगा, ये भी कर लेगा, या तो पूरे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो हमने ये वाला लिया था, इन्होंने ये वाला लिया है। चलिए ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि कभी बाय द वे ऐसा हो तो ये भी सोच सकते हैं हम लोग। ये पढ़ने वाले क्वेश्चन हमें बड़े खलते हैं, जितनी लंबी कहानियां पढ़ो। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा यार, तुम ही लोग पढ़ो कोई। अंशुल बाबू, अंशुल एलानी, यस सर। पढ़ो दोस्त। Which of the following statement is incorrect? Option A, the amount of energy to be supplied to an isolated gaseous atom of remove ion electron from its outermost shell is called ionization energy. Option B, the amount of energy released when an extra electron is added to an isolated gaseous atom is called electron affinity. C, the tendency of an atom in a compound to attract a pair of bonded electrons towards itself is called electronegativity. Option D, none of these. बताओ भाई। None of these. None of these. सही जवाब। क्यों? All statements are correct. That's all. दो क्वेश्चन और हैं। द फर्स्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है, FIRST है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिका इज इन ऑर्डर। फर्स्ट का मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, आर इन ऑर्डर ऑफ। बताइए
बताइए साहब। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान किसमें होगा? सोडियम। देखो सारे ऑप्शन में सोडियम तो दे ही रखा है, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। लेस देन ग्रेटर साइन। अब सारा खेल जो है वो मैग्नीशियम का ही मामला यहाँ पे फंसा दिया इन लोगों ने, है ना, कि मैग्नीशियम का सोडियम से तो ज्यादा है लेकिन एल्युमिनियम से कम है, सोडियम से कम है एल्युमिनियम से ज्यादा है। ये वाला तो कैसे हो जाएगा? सोडियम का सबसे ज्यादा थोड़ी होता है, सोडियम का बहुत कम होता है। देखो इसमें या तो ए सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर तुम्हारा सी सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम सोडियम का होना चाहिए। अब आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, हाँ इसमें एक खेल जरूर हो सकता है एल्युमिनियम का कम ज्यादा, लेकिन क्या होता है कि ये कंप्लीट पेयर, मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट में होगा 3s2, यानी इसका s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होंगे इसके पास, जबकि एल्युमिनियम के लिए अगर देखोगे तो इसके लास्ट शेल का होगा 3s2 और 3p1, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए। बाकी आप लोग बता दीजिए, हो सकता हूं गलत हूं सही हूं, आप बताइए। जल्दी बताइए। उधर से मैं इशारे आ गए कि अब सर अब निकल लिए, बहुत देर हो गई। जल्दी बताओ भाई, चलो चेक करते हैं। ये क्या ऑर्डर दिया भाई? द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ये कैसे? सोडियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम से भी, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया। ये हो ही नहीं सकता यार, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है, ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता। सोडियम का सबसे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, सोडियम का मैग्नीशियम से भी ज्यादा और मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा। वाह भाई वाह, इसका मतलब हम सोडियम के बर्तन बना लें, ये गलत है ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ये कंप्यूटर अंकल जो हैं वो कुछ दिमाग इनका गर्म हो गया इतनी देर काम करते करते, ये नहीं हो सकता। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हैलोजन शोन द फॉलोइंग। जल्दी बता दो, सामने दूसरी क्लास चालू होने का टाइम हो गया अब तुम्हारा। बताओ भाई जल्दी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर हैलोजन shows the following trends। बताओ। सही जवाब, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सन पे कोई दूसरे चैप्टर के सन में, आई होप कि इसकी लगभग सारी बातें हो गई हैं, तो ये अपना कंपाइल हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सन पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।